सबसे ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं, वो गलती करते हैं। गलती है ऑप्शन ट्रेडिंग करने की। 1,000 लगा के 10,000 तक की और 20,000 तक का प्रॉफिट आप बना सकते हो, बट वही है कि अगर आपके अगेंस्ट ही मार्केट जाएगा तो पड़ेगा। किसी बिगनर को आज के समय में 5,000 रुपये दिए तो वो क्या प्रॉफिट कमा सकता है 5,000 रुपये से? ऐसे बिल्कुल बना सकते हो, बट अगर आप सोचो कि यार 5 से 5 लाख बनाओ, 5,000 सीखने के लिए एनफ है, पैसा बनाने के लिए नहीं। ट्रेडिंग है ये सिर्फ और सिर्फ सीखने का गेम है या लक का भी गेम है? जहाँ भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, नॉलेज तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, साथ में एक आपको चाहिए लक। या तो पैसा जाएगा या पैसा आएगा, सांप सीढ़ी वाला गेम है। 2026 चल रहा है, आप कौन से ऐसे 3 शेयर बताना चाहेंगे या किस कैटेगरी में बताना चाहेंगे इन शेयर्स को 2026 में बोला है कि रॉकेट बन के उड़ेंगे? अभी आप फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री हो सकती है खासकर इंडिया में जो आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है। देखो सोलर पावर है, वो उसमें एक अच्छा पोटेंशियल है, बट आपको मैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ जो आप शायद आप इनको लेकर कोई न्यूज़ नहीं सुनते हो, जिनको लेकर कोई आवाज़ नहीं सुनते हो, लेकिन जब ये चलना स्टार्ट करेंगे तो इसको लेकर बहुत सारी वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी जिसका बेनिफिट उठा सकते हो, और वो है तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम के साथ जो आज के टाइम पर ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट की दुनिया में बहुत ही कम समय में एक अच्छा मुकाम लेके बैठे हैं। इन्होंने हज़ारों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, सोशल मीडिया पे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बिल्ड की है और ट्रेडिंग को एक करियर ऑप्शन के रूप में प्रेजेंट किया है लोगों के आगे। लेकिन आज की बात सिर्फ इनकी सक्सेस तक लिमिटेड नहीं रहेगी। आज हम जानेंगे इनकी रियल लाइफ जर्नी, स्ट्रगल्स, लूजेस और इतना ही नहीं, वो सच जो अक्सर सोशल मीडिया पे छुपाया जाता है उसके बारे में। साथ ही हम टच करेंगे कुछ पर्सनल और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को भी, तो उनकी लाइफ के डिसीजन, उनका माइंडसेट और उनका ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव ट्रेडिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो बिना किसी फिल्टर के स्टार्ट करते हैं हम अपना पॉडकास्ट। सो वंस अगेन वेलकम कीजिए ब्रिज मोहन राठौर फ्रॉम रूपे बाजार। हेलो भैया, कैसे हैं आप? बस बढ़िया बिंदास। जय श्री राम। यार थैंक यू, आज आपने अपने स्टूडियो में बुलाया। वन ऑफ द बेस्ट स्टूडियो में कहूँगा इसको, और बहुत ही ज़्यादा एक एनर्जेटिक वाइब है यहाँ की। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना पॉडकास्ट। तो मेरा एक डायरेक्ट सवाल स्टार्टिंग करते हैं हम ट्रेडिंग से लेकर ही। अगर आपको ट्रेडिंग आती है और आप अच्छा प्रॉफिटेबल बना रहे हो, ट्रेडिंग से अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हो, उसके बाद भी आपने टीचिंग क्यों चुनी? आप चाहते तो अपना खुद का पर्सनल ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते थे। तो किसने मना किया है? मैं पर्सनल ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। देखिए, ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट करने के पीछे एक पर्पस था जो मैं आपको बता देता हूँ। वेल देखिए, अगर आपको पता हो तो स्टॉक मार्केट को लेके जो क्रेज़ है ना, अगर आपने थोड़ा सोशल मीडिया देखते होगे तो ये कोविड के बाद बढ़ा है। मतलब 2019-20 के बाद जो है एकदम से सुनामी आ गई है स्टॉक मार्केट को लेके, राइट। लेकिन अगर आप देखोगे तो आज भी इस टाइम पे अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में अगर किसी से पूछोगे ना, तो इसको ना जुआ, सट्टेबाजारी, गैम्बलिंग के तौर पर देखते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, अनहिडनली ट्रेडिंग, मतलब हिडन होकर ट्रेडिंग कर रहे हैं जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं है, अच्छा कर भी रहे हैं बट किसी को नहीं पता है। उनकी फैमिली में उनको लेके क्या इमेज है कि भाई जुआ खेलता है, सट्टा लगाता है, 2 नंबर का पैसा कमाता है। गैम्बलर उनको सोचा जाता है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। यस, ट्रेडर को एक रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जब तक कि वो कहीं ना कहीं सही तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन ना करे, राइट। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। अब ऑब्वियसली बात है, चूंकि मैं भी ट्रेडिंग कर रहा था और मुझे पता था कि मेरी जो फैमिली है वो भी कहीं ना कहीं एक विलेज बैकग्राउंड से आती है, और ऑब्वियसली बात अगर मैं ये चीज़ बताऊँगा कि मैं ट्रेडिंग करके पैसे कमाता हूँ तो कहीं ना कहीं वो भी मेरे को भी वही बोलेंगे कि भाई जुआ खेलता है, सट्टा लगाता है, घर बिकवा देगा, लाइक इस तरीके से। तो मैंने एक्चुअली ये सोचा कि नहीं यार, मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक पावरफुल पॉइंट है, मैं इसको कहीं ना कहीं लोगों में एक अवेयरनेस फैलाता हूँ। तो वहीं से मेरे को थोड़ा सा एक आइडिया है कि मैं ना साथ में ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करता हूँ। इसमें होगा क्या, एक तो कहीं ना कहीं मार्केट में लोगों को जो मैं अवेयर कर पाऊँगा कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली जुआ नहीं है, एक प्रॉपर एजुकेशन है, ठीक है ना। दूसरा ये कि ये करते करते कहीं ना कहीं मेरे को साथ में एक रिस्पेक्ट मिलेगी, नाम साथ में होगा, है ना, और लोगों में एक नोन भी हो जाऊंगा कि हाँ कि यार एक इंसान है जो ट्रेडिंग भी करता है, साथ में लोगों को सिखा भी रहा है ना। तो मेरा एक पर्पस मैंने लेके चला कि यार ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन एक हिडन होकर ट्रेडिंग करने से अच्छा है कि मैं नोन होकर ट्रेडिंग करूँ। तो इसमें आपको नेम, रिस्पेक्ट, सम्मान, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मिलती हैं। तो वही एक गोल था जिसकी वजह से मैंने ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। आज अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग जब मेरे थ्रू जब सीखते हैं और अच्छा करते हैं तो थैंकस बोलते हैं, एक रिस्पेक्ट रखते हैं, और बात है कि हर छोटी बड़ी एक्टिविटी के अंदर लाइफ की जो भी उनके हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, जो उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं जो इवेंट्स करते हैं, उसमें वो एक सम्मान के साथ बुलाते हैं, एक प्रायोरिटी देते हैं, है ना। तो एक इंसान को चाहिए क्या भाई, पैसा सब लोग कमा रहे हैं, लेकिन पैसे के साथ एक चाहिए सोसाइटी के अंदर एक रिस्पेक्ट, एक स्टेटस, राइट। वो अगर मेरे को मिल रहा है लोगों की भलाई करके तो क्या बुरा है। सही बात है। तो भैया अगर आप किसी बिगनर को आज के समय में
₹5,000 और उसको हम मार्केट में दे देते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो क्या प्रॉफिट कमा सकता है ₹5,000 से, जैसा कि आजकल दिखाया जाता है? ऐसे बिल्कुल बना सकते हो, बट अगर आप सोचो कि यार 5 से 5 लाख बनाओ, ठीक है, 5,000 लगा के 5 लाख बनाओ या फिर 50 लाख बनाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप समझिए, देखो ट्रेडिंग एक प्रैक्टिकल गेम है ना, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर तरीके से कैपिटल तो चाहिए, लेकिन उसको साथ में रिस्क मैनेजमेंट के साथ में काम करना पड़ेगा। 5,000 से आप नो डाउट आप सीख सकते हो, ठीक है, आपने जो एजुकेशन ली है, जो आपके पास नॉलेज है, उस नॉलेज को आप प्रैक्टिकल इस्तेमाल कर सकते हो, उस कैपिटल को आप हाँ ग्रो कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि हाँ कि आप कहीं ना कहीं पैसे बना रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट आपको आगे, आपकी स्ट्रेटजी आपकी काम कर रही है, तो फिर आपको 5 नहीं, आपको 50 या फिर 5 लाख का कैपिटल तो चाहिए होगा, जिसमें आप डिसेंट सा अमाउंट जो मार्केट से कमा सकते हो। 5,000 सीखने के लिए एनफ है, पैसा बनाने के लिए नहीं। विद्राज में मेरा क्वेश्चन था, ये मेरे को पर्सनली एक क्वेश्चन ये लगा, क्या जो ट्रेडिंग है ये सिर्फ और सिर्फ सीखने का गेम है या लक का भी गेम है? क्योंकि आई नो कि जितने व्यूअर्स इस समय देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लोग जानते हैं और समझते भी होंगे कि ये कहीं ना कहीं एक लक का भी गेम है। आई थिंक कि अगर लक है आपका और प्रॉपर किस्मत साथ देती है तो सही चीज़ सही जगह पे बैठ ही जाती है। देखो वहाँ पे आपने बात सही बोली है। एक्चुअली ट्रेडिंग सिर्फ आपको नॉलेज से नहीं आता है कि आपके पास नॉलेज है तो ट्रेडिंग आपको आ गया, या फिर आपके पास जो है पैसा है तो आपको ट्रेडिंग आ गया, राइट। आपका इसमें एक्चुअली स्टॉक मार्केट में अगर आपके आगे बढ़ना है, स्टॉक मार्केट नहीं, एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट की बात करूँ, जिसमें आपका क्रिप्टो मार्केट भी आ जाता है, फॉरेक्स मार्केट भी आ जाता है ना। आप यूएस मार्केट भी बात कर लो, मैंने इंटरनेशनल मार्केट में भी ट्रेडिंग कर रहे हो, मैं उसकी बात USDT। यस, किसी की भी अपन जितने भी इंटरनेशनली जो भी अपने इंस्ट्रूमेंट हैं, राइट, जहाँ भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ये पूरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप उसमें अगर कामयाब होना चाहते हो जी, नॉलेज, ठीक है, नॉलेज तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, साथ में एक आपको चाहिए लक। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास लक नहीं है तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें आपको थोड़ा स्ट्रगल करवाएंगी, लेकिन अगर आपके पास लक है और आपके पास से पैसा और स्किल दोनों है तो आपके लिए थोड़ा सा ये रास्ता आसान हो जाता है, ये फैक्ट है। भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपका जो जर्नी है एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट हुई थी और वो कौन सा मूवमेंट था जब आपने डिसाइड किया कि नहीं यार ट्रेडिंग को ही मैं एज अपना फुल टाइम करियर रखूँगा? वेल ये बात एक्चुअली स्टार्ट हुई थी कॉलेज से, ठीक है। वैसे मैं ऑल राउंड मतलब अपनी लाइफ लॉन्ग मैंने जो है टॉपर रहा हूँ। मैंने 10th में जो है 89% लेके आया था, 12th में 91% लेके आया था मैं, तो आई वॉज टॉपर। एंड मेरी फैमिली में सबको पता था कि मैं गवर्नमेंट जॉब तैयारी करूँगा, IAS वगैरह की तैयारी करूँगा, एंड आई वॉज ऑल्सो कीन कि मेरे को यही चीज़ करनी थी, ठीक है। चूँकि ऑब्वियसली बात है कि 12th के बाद हमें कॉलेज लेना होता है, तो फिर मेरे को जो है फर्स्ट राउंड के बाद मुझे जो है MITS कॉलेज मिल गया था, तो मैंने MITS कॉलेज में एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर मेरा ऐसे ही निकल गया, जैसे कि हम लोग पढ़ने के लिए एक ईगर होते हैं कि आप फर्स्ट ईयर में आए हैं तो कहीं ना कहीं चलो साथ में कॉलेज की एंजॉय भी करते हैं और थोड़ा सा कॉलेज लाइफ है तो साथ में एंजॉय भी करते हैं और पढ़ते भी हैं, तो बेसिकली ऐसा निकल गया। लेकिन सेकंड ईयर जब मेरा आया तो सेकंड ईयर में चूँकि फर्स्ट ईयर में कुछ बच्चों के एडमिशन हुए थे, तो मेरा जो इंटरेक्शन एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से हुआ है ना, वो बहुत टाइम से जो है ट्रेडिंग करता था। तो ऐसे ही एक दिन जो है जस्ट हम क्रिकेट खेल रहे थे मैदान में, तो अचानक से उससे इंटरेक्शन हुआ और बस वो ऐसे ही देख रहा था चार्ट वगैरह, तो मैंने कहा यार ये क्या है, तो उसने मेरे को बताया कि एक्चुअली जो है मैं ट्रेडिंग करता हूँ और अभी मैं ऑप्शन वगैरह में ट्रेडिंग करता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी के उसने कुछ है ऑप्शन लिए, तो उससे मंथली ऑप्शन चला करते थे। आज के टाइम पे वीकली ऑप्शन है, उससे मंथली ऑप्शन चला करते थे। तो मेरे को उससे इंटरेस्ट आया, तो फिर जैसे ही क्रिकेट खत्म हुआ तो हम लोगों ने, मैंने उससे फिर बात की और उससे मैंने पूछा कि कैसे क्या है, तो उसने मेरे को काफ़ी चीज़ें समझाई, काफ़ी चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि यार उसने मात्र 5,000 लगाए थे और उसमें 25,000 का प्रॉफिट एक्चुअल हो रहा था उसको। तो दैट वाज रियली अमेजिंग कि यार मतलब कि सोचो कि वहाँ पर उस समय पे बात कर रहा हूँ मैं 2018 की बात कर रहा हूँ कि यार ये चीज़ें थोड़ा सा एकदम मेरे लिए पचा पाना बड़ा मुश्किल था कि यार बंदा सामने वाला जो है मेरे से जूनियर हो, वो इंसान अच्छी खासी इनकम कर रहा है। 2018 में आई थिंक ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं था इसके बारे में, ट्रेडिंग के बारे में। यस, तो बेसिकली तो वहाँ से मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, तो मैंने उसको बोला, मेरे को समझा, तो उसने मेरे को काफ़ी कुछ चीज़ें समझाई बेसिक लेवल पर जो होती हैं, वो एक आता था, तो उसने मेरे को बताया। फिर उसने मेरा डीमेट अकाउंट खुलवाया, सबसे पहला डीमेट अकाउंट मेरा जिरोधा में खुला था, तो उसने मेरा डीमेट अकाउंट खुलवाया। फिर इस तरीके से मैंने जो है सीखना स्टार्ट किया। तो फिर ये है कि उसने मेरे को काफ़ी तक हेल्प की, बट उसके बाद फिर मैंने ही खुद, क्योंकि देखो क्या है ना कि अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है तो आपको अपने हैंड से ही कहीं ना कहीं एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। उसने हेल्प की, नो डाउट, उसके लिए मैं जो है काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, बट जो है कि उसके बाद फिर आगे की सारी चीज़ें मैंने की क्योंकि उसने रास्ता मुझे दिखाया था। तो फिर मैं ऐसा करता चला गया। शुरुआत में तो साथ में हम लोग तो ट्रेड करते थे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने अकेले ही अपना रास्ता तय किया, क्योंकि होता ये है कि एक इंसान को जब लगता है कि ये अच्छा करने लग गया है और वो थोड़ा सा कम करना, तो फिर वो इंसान थोड़ा सा कहता है यार ये मैंने गलत कर दिया, तो वो थोड़ा सा बचने लग गया था वो। तो फिर ठीक है, मैंने भी उससे ज़्यादा फोर्स नहीं किया, तो मैंने वो अपने आप ही थोड़ा कटना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर ठीक है, धीरे धीरे करके जो है मैं थर्ड ईयर में आया और उसके बाद फिर वो उसका मेरा कोई कॉन्टैक्ट रहा नहीं, ठीक है, बट मैं कि इस चीज़ पर फोकस्ड हो गया था। थर्ड ईयर कंप्लीट होते होते कहीं ना कहीं मेरे को क्लियर हो गया था कि इस लाइन में कहीं ना कहीं मेरा फ्यूचर है और मुझे इसी में फोकस
फोकस करना चाहिए। तो मैं फिर धीरे करके जो है फिर मैंने सेमिनार उस समय हुआ करते थे अलग अलग सिटीज़ के अंदर। मैं इंदौर भी गया, भोपाल भी गया, जो अलग अलग जो फंड हाउस थे वो अपने सेमिनार करते थे, पेड सेमिनार होते एक्चुअली, तो मैं वो भी अटेंड किया। मैं दिल्ली भी गया, वो सेमिनार अटेंड किए। ऐसे करके उस समय एक एक सिंगल डे का सेमिनार हुआ करता था, पूरे दिन चलता था, 4-4 5-5 हज़ार उनकी फ़ीस हुआ करती थी, वो मैं पे करता था और मैं अटेंड करता था। तो वहाँ से इस तरीके से मैंने सीखा था। पर ये है कि करते 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 फिर मेरे को चीज़ें क्लियर होती चली गई कि मेरे को करना है, तो मैं इसमें लाइन में सब अच्छा होने लग गया था। पर बाद में जाके इंस्टीट्यूट मैंने जो स्टार्ट करने का जो प्लान था वो मैंने बताया कि कैसे मेरा स्टार्ट हुआ, ये था। ठीक है। तो अब आप मेरे को ये बताइए, आज जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मैं एक ट्रेंड, मैंने जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने ट्रेंड देखा कि ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाएं, 500 रुपये से 5 लाख कैसे बनाएं, ट्रेडिंग करके हम लैम्बोर्गिनी कैसे जीते। आई एम श्योर कि जितने व्यूअर्स इस समय देख रहे हैं इन सारे टॉपिक से वो 100% अग्री करेंगे कि उनको इंस्टा चाहे यूट्यूब हर जगह उनको कहीं ना कहीं रील्स जरूर देखने को मिले, जरूर। तो मेरे को जानना है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है आपके हिसाब से कितना ज़्यादा जेन्युइन है और कितना ज़्यादा फेक। देखो ये चीज़ देखो, सोशल मीडिया आज आपको पता है कि सोशल मीडिया पर जो देखते हो वो सच नहीं होता है ना, खासकर अभी ऐसी भी। चीज़ है। हाँ, और खासकर कि जहाँ पर क्विक मनी आपको अगर पैसे बनवाने का अगर आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको सपने दिखाए जा रहे हैं कि आप बस इतना लगाओ इतना एकदम से आएगा और बिना आपको कुछ नहीं करना। तो देखो ये कॉमन सेंस है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बट उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग बनते हैं, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें आप बता रहे हो कि यार इस तरीके के जो सोशल मीडिया में दिखते हैं कम्प्लीटली फेक है, कम्प्लीटली वो फेक होता है, फ्रॉड होता है। बट ये है कि लोग फंसते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लालच पे कंट्रोल होता नहीं है। हर किसी को शॉर्टकट पकड़ना है, हर किसी को जो है कम टाइम के अंदर बिना एफर्ट्स लगाए, बिना मेहनत किए, बिना स्किल को डेवलप की सीधा जो है पैसे बनाना है। तो वही लोग एक्चुअली इसमें फंसते हैं। अभी रिसेंट की वाक्य बता रहा हूँ, कल परसों की बात है, मैं क्लास ले रहा था तो मेरा एक स्टूडेंट ने बोला कि एक्चुअली मैंने एक वेबिनार अटेंड किया, उसमें उसने बोला कि एक ऐसा इंडिकेटर बताया है जिसमें मात्र हमें 12,000 का वो आसपास का रेट था। वो बोला था कि अगर अभी लोगे तो 10,000 में मिल जाएगा। वो इंडिकेटर में कुछ नहीं करना है, बस आप लगाओगे वो तुरंत आपको ट्रेड लेगा, तुरंत ट्रेड लेगा, बाई करेगा, सेल करेगा और ऐसे करके पैसा बना के दे देगा। ठीक है, मेरे को बता रहा है कि ऐसा ऐसा है, क्या मैं ले लूँ सर? तो अच्छा है, उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने मेरे से पूछा, तो मेरे को उस इंडिकेटर का पहले से पता था। तो फिर मैंने उसको पूरा उसका एल्गोरिथम समझाया कि कैसा काम करता है, और वो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो आप भी कर सकते हो। और दूसरा ये कि वो इंडिकेटर में सिर्फ अच्छा अच्छा ही दिखाए, उसकी बैक साइड उसका दिखाए नहीं, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिजास्टर रिजल्ट दे रहा है ना। लेकिन एक्चुअली उससे तो मार्केटिंग करना था, तो उसको बेचना था, तो उसने बहुत छोटा सा विंडो रखा 10 मिनट का कि 12,000 का इंडिकेटर में 10,000 मिल रहा है। और सामने वाला जो लोग भी लिए होंगे, बट उस बच्चे ने कहीं ना कहीं स्मार्टनेस दिखाई और मेरे से बात की। मैंने उसको मना किया, समझाया, और उसके पीछे का भी मैंने एक्चुअली उसे बताया कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो वो तो बच गया। बट ये है कि हाँ, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं ट्रैप में आते हैं और ये हो रहा है। अब जिसको नहीं है समझ, जिसको नहीं है कोई कॉन्टैक्ट, वो कहीं ना कहीं फंसता है, चल रहा है। भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर आज किसी बिगनर को जीरो से स्टार्ट करना है और एग्जैक्टली 30 डेज इसको स्टार्टिंग के, क्या करना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर? देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, 30 डेज़ मैं बोलूँगा कि इसको थोड़ा सा बढ़ाओ, है ना, क्योंकि 30 डेज़ में तो आप सीख ही पाते हो मार्केट को। कम से कम 3 महीने का टाइम मैं लेता हूँ, कम बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ट्रेडिंग की जर्नी जो है एक बिगिनर के लिए कम से कम 1 साल की तो होनी चाहिए, जहाँ पे वो चीज़ें सीखे, धीरे धीरे करे। बट ठीक है, चूँकि ऑब्वियसली बात है हर किसी को आज के टाइम पे बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो मैं इसलिए कम से कम 3 महीने का टाइम यहाँ लेके चल रहा हूँ, जहाँ पे एक इंसान जो है पहले तो सीखे, 1 मंथ तो सिर्फ सीखे ही सीखे, वो सीखना चाहिए उसे, सीखने के बाद चीज़ों को प्रैक्टिकल करे। अब 3 मंथ के अंदर उसको जो स्टार्ट करना है, एक अमाउंट डाल के, कोई भी अमाउंट हो सकता है, आपने शुरुआत में 5,000 का बोला था, 5,000 10,000 वो अमाउंट डाल के उससे साथ में ट्रेडिंग करना चाहिए। अब वो ट्रेडिंग किससे करे, ये एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी के टाइम पे होता है क्या ना, मोस्ट ऑफ द लोगों को क्या लगता है कि अब आए हैं 5,000 डाले तो 25,000 बनाने ही बनाने, 50,000 बनाने, वहाँ पर इंसान फंस जाता है। तो वो 5,000 को 50,000 बनाने के चक्कर में 5,000 जाते हैं, और वो 5,000 को निकालने के लिए वो अगले 5,000 लेता है, वो भी जाते हैं, और इस तरीके से उसकी जर्नी फिर वो प्रॉफिट ना बनाने के चक्कर में मार्केट में फंस जाती है। और इंसान कहीं ना कहीं जहाँ उसकी कैपेसिटी 5,000 गंवाने की है, 5,000 से ही ट्रेडिंग करने की थी, वो धीरे धीरे करके पता चलता है कि वो 50 से 1 लाख रुपए गंवा चुका है और डेट में आ चुका है ना। ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर कोई बंदा शुरुआत करना चाह रहा है तो वो सबसे पहले इक्विटी मार्केट से स्टार्ट करे, शेयर से स्टार्ट करे। अब शेयर में इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकता है, बीटीएसटी ट्रेडिंग भी करता है, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकता है। तो अब बात आती है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि किस तरीके से ट्रेडिंग करना है। तो अब लोग ले तो लेते हैं शेयर, लेकिन जब वो शेयर नीचे चले जाता है तो वो होल्ड करके बैठ जाते हैं और इन्वेस्टर बन जाते हैं। वो जहाँ पे उन्होंने लिया था एक दिन के प्रॉफिट के चक्कर में, लेकिन पता चलता है वो जैसे ही नीचे आया तो वो अब एक दिन का वो गैप जो है उनका 1 साल वेटिंग पीरियड में बदल जाता है। तो जहाँ पे वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तो 1 मंथ सीखने में लगेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ उनको करने में लगाएं, तो कहीं ना कहीं एक इंसान ट्रेडर बन सकता है इस तरीके से चले। तो भैया आपके अकॉर्डिंग अभी इन ट्रेडिंग क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? रिस्क मैनेजमेंट, आपकी साइकोलॉजी, या फिर आपकी एजुकेशन, जिससे आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट ज़्यादा स्ट्रांग होते जाए? देखो तीनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो स्किप की जा सकती हो। ठीक
ठीक है। आपको साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप कमा तो रहे हो किसी ट्रेड में 2 या 3 हज़ार रुपये, लेकिन जब आपके अगेंस्ट जाता है तो आप वहाँ पे 5 या 10 हज़ार का लॉस बुक कर लेते हो। तो एक ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इंसान कमा रहा है, 4 ट्रेड उसके सही जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा ट्रेड जा रहा है जिसमें 4 ट्रेड का प्रॉफिट लेके जा रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर उसे पता हो कि कितना मुझे लॉस करना है, तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एजुकेशन तो मस्ट है, बिना एजुकेशन के ये दोनों चीज़ें काम नहीं करेंगी, है ना। क्योंकि एजुकेशन से आपकी साइकोलॉजी बनेगी, उसी से आपको रिस्क मैनेजमेंट आएगा। तो ये तीनों ही चीज़ें ज़रूरी है। भैया आज तक आपने इतना बड़ा रुपये बाजार का इंस्टीट्यूट है आपका, आज तक आपने सबसे ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा? अगर मैं ऑनलाइन ऑफलाइन से बात करूं, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज के 3rd ईयर से ही मैंने जो है ऑनलाइन क्लासेस देना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। क्योंकि उस समय वही है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इतना अवेयरनेस नहीं था कि मैं जो है ऑफलाइन क्लास ओपन करूं। ऑफलाइन क्लास तो मैंने कहीं ना कहीं कोविड के बाद मैंने स्टार्ट किया, बट उससे पहले मैं ऑनलाइन लेता था। तो उस समय से लेकर अभी तक बात करूं तो कम से कम मैंने जो है 4-5 स्टूडेंट को मैंने यहाँ से अभी तक टीच कर दिया होगा। इनिशियल मैंने जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था, क्योंकि आप भी समझते हो कि कहीं ना कहीं लोगों को पहले आपको ट्रस्ट करना होगा। तो इसलिए मैंने कहीं ना कहीं शुरुआत में नो डाउट मैंने सबको जो है फ्री पढ़ाया। जब उनको वो चीज़ दिखी तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता हूँ, तो उस चीज़ का मुझे, और सामने से मुझे सजेशन आया कि सर आपको अपनी जो एजुकेशन आप दे रहे हो, इस चीज़ का आपको चार्ज करना चाहिए। तब जाके मैंने कहीं ना कहीं, और मैंने जो सबसे पहले जो चार्ज के तौर पे, जो फीस के तौर पे लिया, वो 500 था, ठीक है। पर हाँ चलो, कहते हैं कोई भी चीज़ हो, आपको वो एक चीज़ मोटिवेशन देती, तो वो कहीं ना कहीं उस 500 ने मुझे मोटिवेशन दिया कि चलो ठीक है, मैं कि कुछ अच्छा कर रहा हूँ लोगों की लाइफ में। बेसिकली ये चीज़ थी ऐसा। तो अभी आपने बताया कि 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट्स, 6000 मान लेते हैं अप्रॉक्स। तो उन 6000 स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा कोई एक ऐसी मिस्टेक जो आपने कॉमनली देखी हो कि सब में ही है ऑलमोस्ट? ये सब में है, और आई थिंक मुझे लगता है कि शायद ये आने वाले टाइम पे भी रहने वाले लोगों में है। क्योंकि देखो यार, आप कितना भी अच्छा चालो, लेकिन लोग कहीं ना कहीं वो चाहते, मार्केट है और आप से ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं, वो गलती करते हैं। वो गलती है ऑप्शन ट्रेडिंग करने की, यस। ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि एक नया इंसान आता है, ऑप्शन के बारे में उसे नहीं पता होता। ऑप्शन का मतलब ये नहीं कि कहाँ कॉल ऊपर जा रहा है तो मार्केट कॉल खरीद लो, नीचे जा रहा है तो पुट खरीद लो। ऑप्शन का मतलब लोग यही समझते हैं, और इस वजह से लोग मार्केट उसमें उतर जाते हैं। लेकिन जब उससे करते हैं और जब उसमें पैसा जाता है, तब उनको समझ में आता है कि यार ये ऊपर या नीचे जाने का गेम नहीं है, ये कॉल पुट को समझने का गेम नहीं है, ये इसके आगे की बहुत बड़ी एल्गोरिथम है। तो वो चीज़ समझनी पड़ेगी। ऑप्शन अपने आप में एक वॉलेटाइल प्रोडक्ट है, जिसको एक आम स्टूडेंट को, या पे कह सकते हैं एक बिगिनर ट्रेडर को, उसे हैंडल आउट करना बड़ा मुश्किल है ना। तो वो पहले एक्चुअली सामने वाले को समझना पड़ेगा, और इसलिए उसको अवॉइड करना है। अगर आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हो और अगर आप बिगिनर हो, तो सबसे पहले काम आपका ये है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग को छूना ही नहीं है, जब तक कि आप इक्विटी मार्केट में कंसिस्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट जो आपने भी बोला, साइकोलॉजी आपने वो भी बोला, है ना, जब तक ये चीज़ों पे आप थोड़ा कमांड नहीं कर लेते हो ना, तब तक उससे पहले आपको ऑप्शन पे हाथ लगाने नहीं है। क्योंकि लगाओगे आपकी दोनों चीज़ें खराब हो जाएंगी। भैया आपने मेरे को तो बता दिया था ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। जिन व्यूअर्स ने हमारा इससे पहले का पॉडकास्ट नहीं देखा है, स्मॉल पॉडकास्ट था, लेकिन भैया ने उसमें भी ऑप्शन ट्रेडिंग क्लियर किया था। तो मेरे को मालूम है, जिन्होंने उस वीडियो को देखा था उन सारे व्यूअर्स को मालूम है, लेकिन जो भी नए व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में अगर नहीं पता, तो आप एक 3 या 4 लाइन में ऑप्शन ट्रेडिंग को डिस्क्राइब कर सकें। देखो, करने वाले इंसान को तो वैसे करके पता चल ही जाता है कि एक्चुअली वो है क्या। बट अगर मैं बात करूं कि ऑप्शन मार्केट क्या है, तो ऑप्शन मार्केट एक तरह का वायदा बाजार है, जहां पे आप मार्केट की डायरेक्शन में बैट लगाते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल खरीदते हो, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट खरीदते हो, राइट। बट वो इससे बढ़ के है। मैंने अभी बताया कि इसमें जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, तब पता चलता है कि एक्चुअली कॉल पुट खरीदने का ही काम नहीं है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेंगी। तो वो पूरा साइकोलॉजिकल गेम वहाँ पे आ जाता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे काम आता है, वहाँ पे आपका ब्रेन, पेशेंस, बहुत सी चीज़ें जाती हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। बट अगर ओवरऑल बात करूँ तो एक वायदा बाजार होता है, जहाँ पे अगर कोई सौदा यहाँ पे आपको 10,000 का मिल रहा है, तो आप मात्र 1,000 रुपये देके भी उस सौदे को खड़ा कर सकते हो, जिसकी वैल्यू एक्चुअल में 10,000 है ना। तो ये ऑप्शन मार्केट में पॉसिबल है। तो आप 1,000 लगा के 10,000 तक की और 20,000 तक का प्रॉफिट आप बना सकते हो। बट वही है कि अगर आपके अगेंस्ट ही मार्केट जाएगा, तो वो 1,000 का आपका नुकसान आपको झेलना भी पड़ेगा, है ना। मतलब यहाँ पे जीरो सम गेम चलता है। तो ये पे है, या तो पैसा जाएगा या पैसा आएगा, सांप सीढ़ी वाला गेम है। आप यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आपका अगर लॉस होगा तो आप होल्ड कर लोगे तो पैसा थोड़ा सा कुछ टाइम तक ब्लॉक होगा। जैसे इक्विटी मार्केट में होता है कि आपने कोई शेयर खरीदा, रिलायंस का कोई शेयर है 1,000 रुपये का चल रहा है, अगर आज आपने खरीदा और वो गिर के अगर वो 800 रुपये आ गया, तो 200 रुपये का माइनस चल रहा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 दिन रुकोगे, वो 200 से 1,200 रुपये होगा, तो आपको कहीं ना कभी दे देगा। लेकिन ऑप्शन मार्केट में ऐसा नहीं होता। अगर वो आपके अगेंस्ट चला गया और एक सर्टेन पीरियड के अंदर नहीं आया, तो आपको वो पूरा पैसा आपको जीरो करके ही उठना पड़ेगा। भैया आपका मैं अभी देख रहा था, मैंने आपके लिए पूरी की पूरी निकाला है, पूरा बायोडाटा। तो आपके यहाँ से इतने सारे स्टूडेंट्स गए थे,
सीख कर गए हैं, कई सारे बहुत सारे आज अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। जब मैंने देखा उनकी रिसर्च की, जिसमें बहुत से नॉर्मल स्टूडेंट्स आए थे अपने क्लास 12th के या फिर कॉलेज के, कई सारी हाउसवाइफ्स आई हैं, वुमेन्स आई हैं जो मतलब जो घर में ही रहती हैं, या फिर मतलब इंडिपेंडेंट भी आई हैं, कई सारे क्लास की वर्कर्स लोग आए हैं जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, साइड में अपना कर रहे हैं। तो मेरे को ये जानना है सबसे ज़्यादा उन लेडीज़ के नाम बताइए जो अभी अच्छा कर रही हैं आपके यहाँ से ट्रेडिंग के अंदर। बहुत सारी लेडीज़ हैं हमारे यहाँ से सीख के गई हैं, खासकर जो हाउसवाइफ थी, जिन्होंने आज से पहले कभी भी एक्चुअली किसी तरह का कोई वर्किंग नहीं किया था, है ना। एक आउट ऑफ इंटरेस्ट आके उन्होंने जो है एक डिसाइड किया कि हमें ट्रेडिंग सीखना चाहिए, एंड उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट भी किया, उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट किया और सीखने भी आए, और आज के टाइम पे सीरियसली बहुत अच्छा कर रही हैं। अगर मैं नाम लूँ तो जैसे दिव्या गुप्ता मैम है, वो अच्छा कर रही हैं। क्या नाम है अपना, वंशिका हवलानी मैम है, अच्छा बहुत अच्छा कर रही हैं। इवन वंशिका मैम का तो ऐसा है कि इनिशियल जब आई थी तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था कि इनको कैसे सिखाऊं, क्योंकि उनको बहुत कम, थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे बहुत कम समझ में आता था, तो मतलब बहुत लेट उन्होंने समझा। बट हाँ, जब सीखा उन्होंने तो आज मैं बोलूँगा कि जितनी भी लेडीज़ ने अभी सीखी गई हैं सबसे बढ़िया भी अगर कर रही हैं। कई बार उनके प्रॉफिट ऐसे हैं कि उनकी इनकम अपने हस्बैंड की इनकम को क्रॉस की है, तो ऐसा भी उन्होंने कई बार ऐसे उनके महीने निकले, तो दैट इज़ रियली अमेजिंग। इसके अलावा बात करूँ तो जो है आस्था मैम, बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर हैं, वो भी अच्छा कर रही हैं। स्मृति जैन मैम बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। हरसाब बत्रा मैम बहुत अच्छा कर रहे हैं। इवन मैम तो इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये सभी के सभी जो मैंने बताए हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं, एंड दे आर डूइंग रियली मार्वलस, रियली मार्वलस। तो भैया अब वो बात करते हैं आपका पॉलिटिकल व्यू के बारे में। आप क्या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हो या आप बिल्कुल न्यूट्रल रहते हो? देखो, एज अ इंडियन सिटीजन मैं एक पॉलिटिकल व्यू ऑब्वियसली हर कोई रखता है, तो मैं भी अपना एक पॉलिटिकल व्यू रखता था। बट अभी के टाइम पे अगर बात करूँ, पिछले 1 डेढ़ साल 2 साल के अंदर ऐसा हो गया कि मैं अपने पॉलिटिकल व्यू को लेके बिल्कुल न्यूट्रल हो गया हूँ। करेंटली मैं किसी पार्टी को लेके, किसी पॉलिटिकल व्यू को लेके मैं जो है बाइस्ड ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं ना ही करंटली किसी पॉलिटिशियन को सपोर्ट करता हूँ, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ 1.5-2 साल में समझा है कि ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इंडिया में खासकर, ये सब लोग ना एक दूसरे के लिए काम करते हैं, ठीक है। वो सामने से पब्लिक के लिए वो दिखते हैं कि एक दूसरे के अगेंस्ट है, बट वो होते एक दूसरे के लिए काम करते हैं। जितनी पॉलिसीज़ बनती हैं, जितनी भी चीज़ें अभी आज के टाइम पे बना कर रहे हैं, वो सब एक दूसरे के फेवर करने के लिए करते हैं, है ना। अभी आप जैसे एग्जांपल में ले लो कि टोल टैक्स की बात अपन कर रहे हैं। आप हाईवे से निकलोगे तो आपको तो टोल टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर वहीं अगर कोई नेता होगा तो उसे कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा, वो अपनी रफ्तार से गाड़ी निकल के ले। जब अगर रूल सबके लिए सेम है, जब वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है उनको भी चीज़ फॉलो करनी चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ ऐसा लगता है कि सब लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। अब एक आम आदमी को नहीं समझ में आता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी एक पार्टी का वो सपोर्ट में खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि यार चलो मेरे को एक बेनिफिट मिलेगा, है ना। बट इन दी एंड देखो तो कोई बेनिफिट नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना। अब इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें आप देखते हो ना, तो आपका मन कहीं ना कहीं लगता है यार कि यार गलत हो रहा है, बट आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। जो लोग कैपेबल हैं, जो कहीं ना कहीं सब सिचुएशन देख रहे हैं और समझ रहे हैं, और जिनको पता है कि ये आज और आने वाले भविष्य में नहीं बदलने वाला, और जो कैपेबल है वो एक्चुअली इंडिया भी छोड़ देता है ना। और जो लोग कैपेबल नहीं हैं लेकिन वो स्थिति को समझते हैं, तो वो अपने काम से काम रखते हैं, ये है। तो मैं बेसिकली ये बोलूँगा कि पॉलिटिकल व्यू लेके कोई मतलब नहीं निकलता, और उससे लेके आप ये है कि गिले शक भी रखते हो अपने आपस के बीच में। तो मैंने तो एक्चुअली अपना व्यू जो है न्यूट्रली कर लिया है। वह सुनने में आया और मैंने आपकी रिसर्च भी की, वीडियोस भी देखी, तो कुछ चीज़ें मेरे सामने आई कि आप ही के कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने आप ही से सीखा, आप ही के इंस्टीट्यूट में सीखा, और आज वो खुद का ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं, आपकी स्टाइल भी कॉपी करते हैं। और इस पर आपका क्या टेक है, मतलब कि आप उनको क्या बताना चाहते हैं अपनी तरफ से, या फिर आप उनको क्या बोलना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से? देखो, क्या है ना कि अब ऐसे लोगों को एक्चुअली क्या ही बोलें, खैर ठीक है। जो आप जिनकी बात अभी कर रहे हो, जिन महानुभाव की बात कर रहे हो, उसका तो ऐसा है, देखो सीख के करना कोई बुरा ही नहीं है। ऑब्वियसली हम सिखा इसलिए रहे हैं कि चलो सामने वाला जैसे भी करे, चाहे वो ट्रेडिंग खुद करके करे या फिर चलो किसी को सिखा रहा है, तो कोई बुराई नहीं है। बट एक्चुअली जिस महानुभाव की आप बात अभी कर रहे हैं, तो बेसिकली वो सीन ऐसा है कि वो कम्प्लीट उसने एक्चुअली चीट किया। मेरे साथ रहा, मैंने उसको अपनी एक ही थाली में खिलाया, राइट। मतलब गाँव से आया था बेसिकली, और सीधा साधा था, इवन हिंदी तक ढंग से बोलने नहीं आता था, इंग्लिश के वर्ड तो बहुत दूर की बात है। तो उसे उस लेवल पे मैंने ग्रूम किया, अपग्रेड किया, कपड़े पहनने ढंग सब कुछ मैंने कहीं ना कहीं उसे जो है उस लेवल पे मैंने किया कि चलो साथ में काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं बनता है कि बंदा भी ढंग से दिखना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए। तो उस लेवल मैंने सारी चीज़ें उसके साथ की, यही सोच के कि चलो कहीं ना कहीं आज इसमें काम कर रहा हूँ, कल ये मेरे लिए एसेट का काम करेगा, है ना। बट ये है कि धीरे धीरे करके वो जब उसको ग्रूम करता चला गया, सारी चीज़ें करता चला गया, तो उसका पता नहीं इंटेंशन ऐसा हो गया कि मेरे को ही रिप्लेस करना।
मेरे को रिप्लेस करना, आप समझ रहे हैं? मतलब कि आप जिनको सिखा रहे हो, जो आपको सिखा रहे हैं, और अब आप सोचो कि नहीं अब इस बंदे को लात मार के इसी की सीट पे बैठना है, तो बेसिकली उसका उस वो वाला माइंडसेट बन गया। धीरे धीरे करके बहुत सी चीज़ें उसने की, मैं इग्नोर करता चला गया कई टाइम से, बट इन दी एंड आके उसने एक्चुअली बहुत सारे मेरे जो कोर्सेज़ थे, पीडीएफ थी, वीडियोस थी, जो मैं ऑनलाइन क्लास में पढ़ाता, जो रिकॉर्डिंग था, जिनको मैं एक्चुअली पेड कोर्स के तौर पे मैं कहीं ना कहीं सेल आउट करता था, वो चूँकि ऑब्वियसली बात है सीखने के लिए मेरे से मांगता था, तो मैं देता चला गया, क्योंकि मैं यही चाहता कि चलो अपग्रेड करें। बट मुझे नहीं पता था कि उसके पीछे इंटेंशन क्या है, तो उसने वो सारी पीडीएफ और वीडियोज़ को एक्चुअली ऐसा कोर्स बना के जो है लॉन्च कर दी, और मेरे को बोल के गया कि एक्चुअली मैं घर पे जा रहा हूँ, घर में जो है जो है खेत में मतलब फसल वगैरह की जो है कटाई हो रही है, तो मैं उस वजह से जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी लेके मेरे से गया। 1 मंथ हो गया, जब नहीं आया तो मैंने कॉल किया, तो बोला कि अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। वो तो किसी स्टूडेंट के थ्रू मुझे पता चला कि एक्चुअली वो कोई एक दुकान खोली में जो है पढ़ाने लग गया है जनाब। और मुझे एक्चुअली बोलना है कि गाँव में हूँ, तो वहाँ से उनका फ्रॉड एक्चुअली पकड़ में आया मेरे को, और पता चला फिर ऐसी सारी चीज़ें उन्होंने की। तब से लेके अभी तक ऐसा है कि जनाब को देखो दिमाग तो है नहीं है, कॉपी करते आए हैं और आज भी कॉपी कर रहे हैं। चाहे फिर वो बात करूँ मैं जो भी कंपनी में करता हूँ, चाहे भी अगर मैंने एंजल का अगर फ्रेंचाइजी लिया होगा तो एंजल का कॉपी किया, अगर मैंने म्यूचुअल फंड की कोई अगर एएमसी में अगर मैंने कॉन्टेक्ट करके वहाँ पे अगर मैंने उसका काम किया, तो उसी कंपनी में जाके वहाँ भी वो काम किया। मैं क्या कपड़े पहनता हूँ वैसे ही कपड़े पहनना है, मैं कैसा बियर्ड रखता हूँ वैसे बियर्ड करना है, राइट। मैं कैसा हेयर स्टाइल रख रहा हूँ, उसमें कौन सा चश्मा पहन रहा हूँ वैसा ही चश्मा सामने वाले को पहनना है ना। हर एक चीज़ समझ रहे हैं। ठीक है, कॉपी करो, कोई बुराई नहीं है, अच्छा लगता है कि सामने वाला कॉपी करे, बट अगर उस चीज़ का अगर वो थोड़ा सा आपको रिस्पेक्ट दे, रिगार्ड दे, समझ में आता है। बट अगर बोले कि कुछ और ही अगर आपको बोले तो फिर थोड़ा बेकार लगता है। वो तो मैं अभी भी देख ही पा रहा हूँ कि वो कैसे आपको कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च में सब कुछ साफ दिख रहा है। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, बुरी आदत और बुरे लोग हमेशा तकलीफ देने के बाद ही पीछा छोड़ते हैं। सही बात। ये बेसिकली उसी कैटेगरी में से है। तो चलिए अब आप मेरे को ये बताइए, अगर आपको एक ऑनेस्ट एडवाइस देनी हो अपने यंगर सेल्फ को, आज से 6 यानी कि 6 या 7 साल पहले, या फिर 2018 में, और आपको एक एडवाइस देनी है अपने यंगर सेल्फ को कि ये चीज़ें करो, ये चीज़ें मत करो, तो आप उसको क्या देना चाहेंगे? अगर ऐसी कोई पावर मेरे पास आ जाती है जहाँ पे अगर मैं अपनी यंगर एज में, अगर मैं बहुत ज़्यादा यंग हूँ और उस एज में मुझे अगर अपने आप को अगर बताना हो, तो मैं एक्चुअली ट्रेडिंग को लेके ही ज़्यादा अपने आप को मैं फोकस करता। जो मैंने कहीं ना कि मेरे को जो कॉलेज में आके मेरे को इस चीज़ के बारे में पता चला कि यार मैं ट्रेडिंग में कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने कहीं ना कि सारी चीज़ें फिर मैंने इस लाइन को चेंज किया। अगर मेरे को यंग एज में अगर ऐसा कुछ करने के लिए मिले, मतलब कि अगर मेरे को एडवाइस करने को मिले, तो मैं बहुत छोटी एज में जाके ही, जहाँ मैं स्कूल लाइफ के अंदर हूँ, वहीं पर एक्चुअली मैं ट्रेडिंग में लाइफ में घुस जाऊँ और मैं वहाँ वो चीज़ स्टार्ट कर दूँ, तो आज फिर कुछ चीज़ अलग हो। खैर ये तो एक टाइम ट्रेवल वाली बात हो गई, बट ऐसा मैं चलो अपने साथ तो नहीं कर सका, बट आने वाले जनरेशन के जरूर करूँगा मैं। सो अगर आज आपको एक एडवाइस देनी हो तो आप क्या देना चाहेंगे कि जितने भी यंगस्टर्स हैं या फिर जितने भी लोग हैं, ऑल ओवर पकड़ लीजिए, उन सबको ट्रेडिंग अपनी लाइफ में ट्राई करनी चाहिए, या फिर 90% लोगों को इससे दूर ही रहना चाहिए? देखो, ट्रेडिंग सबको स्टार्ट करना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअली ये आपके मतलब का है कि नहीं है ना। वो तो जब तक ट्राई करो तभी कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली हाँ, बस मत लगाओ। क्योंकि अगर वो चीज़ अगर आपके अगेंस्ट है और आप फिर उसकी लत लगाए हो तो वो आपको बर्बाद करेगी। जैसे भाई आप ठीक है, बहुत सारे लोग हुक्का करते हैं, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, ट्रेंड है आजकल, कूल बनने का एक वो चल गया है, करो। बट अगर आप उसकी आदत लगाए तो वो गलत है। ठीक है, बियर पीते हैं, कूल बनने का है, ठीक है, कोई बुराई नहीं, करो। बट भैया अगर एडिक्शन लगाओगे, आदत लगाओगे, क्योंकि वो बच्ची बर्बाद करेगी, तो फिर आपको दिक्कत होगी। एग्जाम्पल आई थिंक यही होगा ना कि 5,000 रुपये जैसे लगाए, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि आप जितनी बार पैसे लगा रहे हैं और उतनी बार ही जा रहे हैं, तो एक लिमिट पे आके आई थिंक आपको रुक जाना चाहिए। एग्जैक्टली देखो, यही चीज़ होती है कि आपको ना इनिशियल लेवल पे ये चीज़ कहीं ना कहीं सबको समझ में आता है कि यार मेरे से पैसा नहीं बन रहा है, बट बहुत सारे लोग एक्चुअली जिद्दी होते हैं कि नहीं यार कैसे नहीं बन रहा है, और उस चक्कर में जहाँ उनकी कैपेसिटी मात्र 5,000 लूज़ करने की है, वहाँ देखता हूँ कि 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे कहीं के लॉस करके आते हैं, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ होता है कि यार नहीं यार, ये अपने औकात की बात नहीं है, ये सीखने की बात है। अब कुछ लोग इसमें सीखने की हिम्मत दिखाते हैं, सीखने आते हैं नो डाउट, और कुछ लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं नहीं यार क्यों सीखे, यही क्या सीखने में, 4 वही कैंडल तो देखना है, और वो उस गुरूर में आके ना कहीं एफर्ट्स मारते रहते हैं, और वो उनका जो लॉस है रुकता नहीं है। वो बस ब्रेक ले ले लेते हैं, 2 महीने 3 महीने का, वापस फिर स्टार्ट करते हैं, फिर वही गलतियाँ स्टूपिड बना देते हैं, और उसका लॉस उनका बढ़ता ही है, कभी कम नहीं होता। भैया मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, 2025 में ज़्यादातर लोगों ने वाटर के शेयर खरीदे थे,
और आपने भी शायद टिप दी थी कि वाटर के शेयर खरीदो, क्योंकि वाटर का एक बिल अच्छा खासा पास हुआ था जिसमें लोग पानी का इन्वेस्टमेंट होने था गवर्नमेंट के थ्रू, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉफिट बनना था। 2026 चल रहा है, आप कौन से ऐसे 3 शेयर बताना चाहेंगे या किस कैटेगरी में बताना चाहेंगे उन शेयर्स को जो सबसे ज़्यादा 2026 में बोला है कि रॉकेट बन के उड़ेंगे? देखो रॉकेट का तो देखो ऐसा होता है कि कभी भी कोई जो शेयर्स होता है हर एक का मतलब एक फेज़ आता है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ 2022 2023 एक ऐसा फेज़ था जहाँ पे मार्केट बहुत अच्छे रिटर्न दिया, है ना। फिर 2023 के बाद एंडिंग से लेके 2024 ऐसे निकल गया, 2025 ऐसा निकल गया जहाँ मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिए। अगर आप पिछले लास्ट 2 ईयर्स के रिटर्न देखोगे तो कोई खास रिटर्न नहीं है। 2026 से स्टार्ट हो गया, अगेन वर्ल्ड क्राइसिस चल रहा है जिसकी वजह से मार्केट में स्टिल कोई रिटर्न नहीं है। बट अभी आप फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री हो सकती है खासकर इंडिया में जो आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है। देखो सारी सबको पता है कि यार जो सोलर पावर है वो उसमें एक अच्छा पोटेंशियल है, नो डाउट, क्योंकि ये अच्छी ग्रो की हैं, है ना। ये चीज़ ऐसी हैं जो हर किसी को पता है और यूट्यूब पे और तमाम जगह इनकी जो है वीडियोस अवेलेबल है। बट आपको मैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ जो आप शायद इनके साथ आप इनको लेके कोई न्यूज़ नहीं सुनते हो, जिनको लेके कोई आवाज़ नहीं सुनते हो, लेकिन जब ये चलना स्टार्ट करेंगे तो इसको लेके बहुत सारी वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन आपको मैं आज बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हो, और वो है डेटा सेंटर। अब डेटा सेंटर क्या होता है मैं बताता हूँ। बेसिकली आप फ़ोन यूज़ करते हो, इंस्टा यूज़ करते हो, व्हाट्सअप यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो और यूट्यूब यूज़ करते हो, राइट। ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो, तो जो आप फ़ोटोज़ या वीडियोज़ आप इस पर अपलोड करते हो ये कहीं तो स्टोर होती हैं। अब आप बताइए फ़ोन की मेमोरी में जाती हैं क्या ये? नहीं, ये कहीं ना कहीं जगह स्टोर तो होती हैं, ये होती हैं डेटा सेंटर के अंदर। ठीक है, ऑनलाइन डेटा हाँ, ये डेटा जो है डेटा सेंटर में स्टोर होता है। अब हुआ क्या था 2022 से पहले एक्चुअली ये जो पूरा डेटा था ये जाता था इंडिया के बाहर सर्वर में, क्योंकि यूएस की कंपनियां हैं ये सभी, फेसबुक है आपका, इंस्टा है, व्हाट्सअप, ये सब क्या है ना यूएस की कंपनियां हैं। तो बाहर यूएस के अंदर इनके डेटा सेंटर बने हुए हैं जहाँ पे सारा डेटा यूएस में शिफ्ट होता था। लेकिन 2022 के बाद इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअली जो है एक कानून लेके आए जहाँ पर मतलब अपना डेटा प्रोटेक्शन बिल लेके आए, जिसके तहत उन्होंने ये बोला कि जितनी भी टेक कंपनियां हैं जो इंडिया में जो सर्विस दे रही हैं उनको हमारे इंडियन लोगों का डेटा इंडिया में स्टोर करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको इंडिया में डेटा सेंटर बनाने पड़ेंगे। अब डेटा सेंटर बनाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो पूरा डेटा है वो इंडिया में स्टोर होगा। तो इसके लिए ऑब्वियसली बात है कि जो डेटा सेंटर की जो सर्विस देने वाली कंपनी है वो शेयर कंपनी भागेंगे। तो अभी के टाइम पे अगर बात करूँ तो चूंकि ये लेटेस्ट की बात है 2023, कोई ज़्यादा दूर नहीं गया है, तो ऐसे में यहाँ पर अगर अभी कोई डेटा सेंटर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है तो आने वाले 5 साल के अंदर उनको वो रिटर्न मिल सकते हैं जो अभी तक किसी इंडस्ट्री ने नहीं दिए हुए हैं। ऐसा है। तो भैया अब आते हैं आपकी पर्सनल लाइफ पर, और वो है कि मैंने अभी आपका सोशल मीडिया देखा, मैं बहुत सारे आपकी पोस्ट देख रहा था, प्रोफाइल आपकी बहुत ध्यान से चेक की तो देखने में आया कि आप अपनी सिंगल फोटो ज़्यादातर डालते हैं, अपनी सिंगल पर्सनैलिटी दिखाते हैं। यहाँ तक कि आपकी वाइफ भी है, आपकी वाइफ भी साथ में रहती है, तो आप उनको क्यों नहीं दिखाते हैं कैमरे में? देखिए सबसे पहले बता दूं कि जो भी मेरा इंस्टाग्राम है ना एक्चुअली मेरी वाइफ ही हैंडल करती है। ओके। ठीक है, तो मैं जो भी पोस्ट वहाँ होते हैं ना मैं खुद नहीं करता हूँ, मेरी वाइफ पोस्ट करती है। और रही बात आप जो बोल रहे हो सिंगल की तरह, तो एक्चुअली ये भी उसी का मानना है। उसका कहना है कि तुम सिंगल की तरह लाइफ जियो, राइट। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि यार मतलब मैं अगर सिंगल की तरह लाइफ जीऊँगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा चांस मिलेंगे है ना। क्योंकि उसको ये भी लगता है कि अगर मैं डिमांड में रहूँगा तो उसे ये फ़ील होगा कि यार कि उसके पास एक स्पेशल बंदा है जो हर किसी की जो है चाहिए, और उसके पास वो बंदा है तो उसको स्पेशल फ़ील होगा। तो बेसिकली उसका ही मानना है। पता नहीं थोड़ा सा एक ऑकवर्ड था, वो थोड़ा सा थॉट रखती, बट ठीक है। तो वो जो भी पोस्ट है जितनी भी चीज़ें हैं ना वो उसके खुद के किए हुए हैं, वो खुद ही करती है। मतलब मेरे को ऐसा प्रेटेंड शो कराती है कि आई एम सिंगल। तो ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है उसका ये। ठीक है, बहुत अच्छा है फाइनली। मैं तो ठीक है, मैं उसमें इसको यहीं पे तो मैं आगे पूछने वाला था कि उनको आप क्यों नहीं लाते, उनको बुरा नहीं लगता, लेकिन उसका जवाब मेरे को मिल ही गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको और आपकी वाइफ के बीच में मैं भी अवार्ड शो में गया था, सुपर 30, तो अपन ने वहाँ पॉडकास्ट भी किया था। तो मैम के साथ जब मैंने आपको बॉन्ड देखा काफ़ी फ्रेंडली बॉन्ड था। सो आप पहले से बेस्ट फ्रेंड्स थे या फिर बेस्ट फ्रेंड बने बाद में आफ्टर मैरिज, क्या था कुछ बता सकते हैं, कैसा बॉन्ड है? देखो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो प्यार होता है ना कई अलग अलग रीज़न से होता है। कई बार वाइफ बहुत खूबसूरत होती है इसलिए प्यार होता है। कई बार वाइफ का बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, अच्छी पैसे वाली फैमिली से होती है तो इसलिए प्यार सामने वाला करता है। कई बार सामने वाली बंदी जो है बहुत अच्छी पढ़ी लिखी होती है तो इसलिए प्यार करता है। बट हम दोनों के बीच में ऐसा टिपिकल हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता नहीं है। हम दोनों के बीच जो रिश्ता है ना वो है एक बेस्ट फ्रेंड वाला, ठीक है, जहाँ पर जो है अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, एक्सपेक्टेशन कम है। क्योंकि जब आपकी एक्सपेक्टेशन जब आपकी बढ़ती है ना सामने वाले से, तब जाके आपके बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होना स्टार्ट होती है। तो हमारे बीच में एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन कम है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि आप ऐसा समझिए कि मैं आपको बताऊँ कि हम दोनों के बीच बॉन्ड ऐसा है कि जब हम दोनों जब जाते हैं साथ में, तो वो खुद से मेरे को छेड़ के बोलती है, देखो बंदी जा रही है, देखो कितनी स्मार्ट लग रही है ना, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड होना चाहिए था इसको या तो इसे चांस मारो। तो बेसिकली इस तरीके की जो है मजाकिया हरकत देती है, बोलती है ना। अब आई डोंट नो कि वो सीरियस बोलती है, मैं कभी सीरियस हुआ नहीं उस चीज़ों को लेके, बट वो सीरियस बोलती है, मजाक में बोलती है, बट हाँ, तो काफ़ी फ्रेंडली बॉन्ड है हम दोनों के बीच में। एंड यू नो, साथ में अगर बोलूँ तो जो हमारा जो बॉन्ड है बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ एक बेस्ट बिजनेस पार्टनर वाला भी है। क्योंकि बहुत सारे वो डिसीजन ऐसे लेती है मेरे बिजनेस के अंदर जो काफ़ी मुझे हेल्प करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा उसने मेरे को हेल्प किया है। तो बेसिकली वो चीज़ है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो बॉन्ड हम दोनों के बीच में है ना, वो यू नो हमारे बीच में ट्रस्ट का, केयर का, एक दूसरे के प्रति केयर है। मतलब हम दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ना, वो रील वाला नहीं है, रियल वाला है ना। और यही जो है एक दूसरे को, हम दोनों को एक दूसरे के करीब रखता है, नज़दीक रखता है। तो भैया, मैंने आपका प्रोफाइल चेक कर रहा था, पूरी रिसर्च में एक ही चीज़ देखने को मिली, पुरानी फोटोज़ में खासकर, आप इतने ज़्यादा मस्कुलर नहीं थे, है ना, टैटू नहीं था, हेयर स्टाइल और स्मार्टनेस लुक अब आया है, पहले बिल्कुल आप नॉर्मल थे। पहले इतने पतले से थे, आज इतने मस्कुलर, एकदम टैटू स्टाइलिश, सडन चेंज एक कुछ सालों में ही, कैसे आया इतनी जल्दी? जब मेरा ब्रेकअप हुआ ना, तो मैं एक्चुअली शॉक में चला गया था। और ये बात एक्चुअली मैं पचा नहीं पा रहा था कि यार कोई इंसान 7 साल का रिश्ता निभाने के बाद कैसे छोड़ के जा सकता है। और ये मैं शौक में था, और उस वजह से मैं इतने तरह की कोशिशें कर रहा था सामने वाले को लाने के लिए, पाने के लिए मैं हर तरह के एफर्ट्स मार रहा था, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा ही जो है डिप्रेशंस, एंजाइटी, तमाम तरह की चीज़ों में मैं चला गया था। उसी दौरान जो है फैमिली कई तरह की जो चीज़ें हुई, तो उस दौरान फिर मेरे एक्सीडेंटली जो है मुझे शादी भी करनी पड़ी। शादी को, बट मैं स्टिल मैं जो है उसको पाने के लिए मैं कोशिश करता रहा, उसको वापस लाने के लिए मैं जिद पे अड़ा रहा, है ना। तो मैं तमाम तरह के एफर्ट्स मार रहा था। बट फिर मेरी वाइफ, चूँकि मैंने बताया कि बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो उसने मेरे को समझाया कि अगर तुम ऐसे उसके लिए तड़प दिखाते रहोगे ना, तो वो तुम्हें तड़पाती रहेगी। ठीक है, उससे बेहतर है कि तुम अपने आप पे काम करो, अपने आप को ग्रो करो। क्योंकि अगर अपने आप को ग्रो करोगे ना, तो कहीं ना कहीं सामने वाले को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि यार उसने क्या खो दिया, है ना। तो तुम अपनी, सॉरी बीच में काट रहा हूँ, बट मैम को मालूम था इसके बारे में? हाँ, क्योंकि ब्रेकअप के बाद ही मेरी शादी हुआ था, है ना। और फिर मैंने सारी चीज़ें उसको बताई थी, क्योंकि मैं जिस फेज़ में था, तो मैंने वो सारी चीज़ें उसको बताया कि एक्चुअली कैसे कैसे ट्रॉमा से मैं गुजर रहा हूँ। तो मतलब कहते हैं कि भगवान ही एक्चुअली मिलाता है, तो उसने मेरे को समझा, और इसको ईगो पे ना लगा कि यार बंदा तो ऑलरेडी किसी और रिलेशनशिप में था और ऐसे ऐसे ट्रॉमा में वो किसी और के लिए पैशनेट है, तो उसने ना करके, उसने एक्चुअली शायद कुछ भी रीज़न से समझ लीजिए, लेकिन उसने मेरा साथ निभाने की सोचा, और बेसिकली था, और साथ में मेरे साथ आई। तो वो यही है। तो उसके बाद ये था कि उसने मेरे को यही समझाया कि एक्चुअली जो है तुम कहीं ना कहीं अपने आप ही काम करो। तो बस मैं फिर अपने आप ही काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि उसका यही मानना है कि देखो, तुम कहीं ना कहीं अगर अपने आप पे काम कर लोगे, तो उसकी रीच से बाहर हो जाओगे, उसको उसकी औकात से बाहर हो जाओगे, और उसको ये रियलाइज़ हो जाएगा एक टाइम के बाद कि यार उसने एक्चुअली किस इंसान को खो दिया, है ना। और यही सबसे बड़ा जो है तुम्हारे लिए रिवेंज होगा। तो बेहतर यही होगा कि तुम जो अपने पे काम करो। तो मैंने बस अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया, उसकी बात मान के उसी बात को मैंने फॉलो किया है। और जो भी चीज़ आप देख रहे हो, चाहे वो टैटू हो, है ना, इवन अभी तो दूसरा हाथ का टैटू भी बाकी है तो बहुत सी चीज़ें जो भी हैं, चाहे वो जिम जाने की बात हो, अपनी पर्सनली ग्रो करने की बात हो, तो एवरीथिंग आई एम डूइंग जस्ट टू फॉलो माई वर्ड, माई वाइब वर्ड्स, राइट। तो मैं बस वही चीज़ कर रहा हूँ। मेरे को मतलब नहीं है कि उसको अच्छा लगे बुरा लगे, जो दूसरी बंदी है, बट मैं तो अब जो भी है, मैं अपनी वाइफ की बात को फॉलो करके करता हूँ, है ना। तो बस वो अच्छी खुश रहे, मेरे को जैसा वो दिखना चाहती है ना, बस मैं वैसा रहना चाहता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, आई एम 30 एंड मेरी इस एज के जो दोस्त है ना, उनका पेट निकल आया है ना, है ना, ट्रेनिंग हो रखी है, अब तमाम तरह की लाइफ की जो एक्चुअली ऑब्वियसली बात रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं, है ना। बट मैंने कहीं ना कहीं उसी टाइम पर मैंने जो है अपने पर्सनालिटी पर, अपनी स्किन पर, है ना, तो मैंने एक्चुअली उस पर काम किया है। तो ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं कहीं ना कहीं जो है बस अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए काम कर रहा हूँ। तो अब आपने मूव ऑन कर लिया? जी हाँ। देखो, अगर मूव ऑन का मतलब अगर आप कहते हो कि सामने वाले की याद नहीं आती, या उसके साथ बिताए गए पल दिमाग में नहीं घूमते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ, बस इतना है कि सामने वाले की आने की उम्मीद छोड़ दी है। आप ऐसा समझो कि इल्ज़ाम बेवजह से क्यों दूँ, जब सारा कसूर मेरी उम्मीदों का है।
जब आप किसी से उम्मीद लगाना बंद कर देते हो, जब आपको किसी से उम्मीद आप छोड़ देते हो ना, तो आपको तकलीफ़ होना बंद हो जाती है। आपको मैं ऐसा समझाता हूँ कि मान के चलिए किसी परिवार में कोई इंसान है जो काफ़ी वैल्यू रखता है और उसके बिना मतलब आप मतलब घर का कोई काम नहीं होता, बट अनफॉर्चुनेट कारण से वो इंसान नहीं रह पाता और वो इंसान चले जाता है इस दुनिया से। तो फैमिली को तकलीफ़ होती है, ऑब्वियसली बात है, उस इंसान के बिना चीज़ें बहुत ज़्यादा अधूरी हो जाती हैं। बट ऑब्वियसली बात है कि आपको पता है कि वो इंसान लौट के नहीं आ सकता, तो आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है, मूव ऑन करना पड़ता है ना। तो बस बेसिकली वही चीज़ है। तो उस तरीके की बात करें तो उसी तरीके मैंने मूव ऑन कर लिया है। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, क्या हुआ अगर मोहब्बत में नाकामयाब है, क्या हुआ अगर मोहब्बत में नाकामयाब है, एक हाथ जख्म तो इस उम्र में सभी रखते हैं, ठीक है। बेसिकली ये फंडा है। देखो, उसको मैं एक ही बात बोलूँगा और सबके लिए एक्चुअली बोलना चाहूँगा, सीख कर गया है हमसे मोहब्बत वो, जिससे भी करेगा बेइंतहा करेगा। भैया, आपके मैंने ब्रेकअप स्टोरी के बारे में भी जाना, आपकी लव लाइफ के बारे में जाना, तो आप अपनी लव लाइफ से आपने क्या एक्सपीरियंस गेन किया है? लाइफ में कुछ चीज़ें ना मैंने अब समझ ली हैं जो मुझे आगे की लाइफ को जीने में काफ़ी हेल्प कर रही हैं। आप ऐसा समझो, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अभी मेरे बाल हैं, ठीक है, मम्मी जाने के बाद मैंने अपने जो है बाल दान किए, तो जब मैंने बाल कटवाए थे तो ठीक है। बट अभी जब बाल बीच में, जब अभी बीच का पोर्शन है जहाँ बाल ना बड़े हैं ना छोटे हैं, तो मेरे को थोड़ा सा बेकार सा लग रहा है। मतलब कि मेरे को ये हेयर स्टाइल जो है या फिर जो बाल हैं छोटे वाले मेरे को पसंद नहीं आ रहे हैं। बट एक्चुअली अगर मुझे बड़े बाल चाहिए तो मुझे छोटे बाल तो मुझे सहन करने ही पड़ेंगे, क्योंकि तभी मैं बड़े बालों का सुख झेल पाऊँगा। तो राइट, तो बेसिकली मुझे ये वाला फेस होके गुजारना ही पड़ेगा, कहीं ये वाले फेस को मुझे हैंडल आउट करना ही पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं मैं बड़े बाल जो है देख पाऊँगा और फिर अपने बड़े बालों वाले जो मेरा पुराने फ़ोटोज़ हैं उनके हिसाब से दिख पाऊँगा। आप जब किसी लड़की के साथ में, किसी बंदी के साथ में जब प्यार में होते हैं ना, तो आपको तमाम तरह की प्रॉब्लम आती हैं। लाइक अगर बात करूँ, फियर, इनसिक्योरिटी, गुस्सा, लड़ाई झगड़े, गाली देना। जब आपने किसी लड़की से प्यार किया हो और आप उसको लेके शिद्दत से प्यार करते हो, राइट, तो आप ये सारी चीज़ों से होके गुजरोगे ही गुजरोगे। ये होगा, ये हर बंदे के साथ होता है, ऐसा नहीं कि मैंने अलग किया, ये सबके साथ होता है। जब एक इंसान प्यार में पड़ता है और जब एक इंसान बेइंतहा प्यार करता है किसी इंसान को, तो आप ये सारी चीज़ों से होकर गुजरते हो। कोई भी रीज़न हो सकता है, बट ये सारी चीज़ों से होकर गुजरते हो, ठीक है। लेकिन वहीं जब वो बंदी छोड़ के जाती है, तो उसके बाद उसकी यादें, उसके साथ बिताए गए पल, ठीक है, आपको कचोड़ते हैं, ठीक है, आपको स्ट्रेस में डाल देते हैं, आपके उसके बोले गए झूठ याद आते हैं, ठीक है, आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको चिल्लाने का मन करता है, ठीक है, आपको बदला लेने का मन करता है। बट ये आप सारी चीज़ें ना करके आप शांति से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो, राइट। सो दिस इज़ कॉल्ड प्यार में मिली मैच्योरिटी, राइट। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मुझे जो है मिली हैं और इन सब के साथ मैं चल रहा हूँ, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं मुझे लाइफ में हेल्प कर रही हैं कि मैं बिना कोई रिएक्शन दिए अपनी लाइफ में शांति के साथ में चल रहा हूँ। अपने अंदर आए भाव को मैं एक्सप्रेस ना करके अंदर दबा के और अपनी लाइफ में उसको एक पोटेंशियल बना के आगे चल रहा हूँ। सो दिस इज़ कॉल्ड प्यार में मिली मैच्योरिटी। मैं एक बात बोलूँगा और इसी के बाद इस बात को मैं ख़त्म कर दूँगा कि तुझे इतना पास रखा कि सांस बना लिया था, कि तुझे इतना पास रखा कि सांस बना लिया था, बट तूने कदर नहीं की और किसी और को खास बना लिया था। वो तो हम हिम्मत वाले निकले जो संभल गए, वरना तेरी मोहब्बत ने तो हमें देवदास बना दिया था। भैया, आप अपनी किस्मत को कैसे देखते हैं? 2 लाइन में अगर बता सकें। देखो, आई एम ब्लेस्ड कि भगवान ने मेरी किस्मत बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लिखी हुई है, जिसमें प्यार है, रिस्पेक्ट है, लव है, सक्सेस है। पर अगर नहीं है तो वो एक शख्स जिसको मैंने टूट कर चाहा था, जिसको मैं अपना बनाना चाह रहा था। बट मैंने सीख लिया है कि मोहब्बत को ज़िंदा रखना है ना, तो उसे अधूरा रहने दो। मोहब्बत को ज़िंदा रखना है तो उसे अधूरा रहने दो, क्योंकि मुकम्मल हुए रिश्ते अक्सर गिले शिकवे और शिकायतों की ठंडी रात बन के रह जाते हैं। तो भैया, पॉडकास्ट क्लोज करने से पहले आपका एक बड़ा शायराना अंदाज देखने को मिला आज हमें। कोई फेवरेट शायरी जो आपके दिल के करीब हो? चलिए, आप बोल रहे हैं तो मैं सुना देता हूँ, जिसको मैं ज़्यादातर गुनगुनाते रहता हूँ कि वो हर पल तरसा जिस पल के लिए, वो पल भी मिला कुछ पल के लिए। सोचा था उस पल को कुछ पल के लिए, पर वो पल ना रखा मुझ पल के लिए। एक और है, वो ही मैं लगे हाथ बता ही देता हूँ। तू पास रह के भी दूर थी, तू दूर रह के भी दूर है, तुझसे प्यार ना करना चाहूँ पर फिर भी ये दिल मजबूर है। सब कहते हैं वो तेरी नहीं रही, तू उसे दूर,
उसे भूल जा, पर एक तरफा प्यार करने का भी तो एक जुनून है। क्या बात है। तो दोस्तों, थैंक यू पॉडकास्ट को यहाँ तक देखने के लिए। ब्रिज भैया के साथ हमने कही थी कि एक लॉन्ग पॉडकास्ट जल्दी लाएंगे, ये था वो लॉन्ग पॉडकास्ट। ट्रेडिंग, पर्सनल लाइफ और उनका शायराना अंदाज, बहुत सारी चीज़ें आज हमने नोटिस की हैं। तो आपको इनकी पर्सनैलिटी कैसे लगी और आपको हमारे पॉडकास्ट कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे पॉडबाइट्स चैनल को, जो वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट इन ग्वालियर सर्व कर रहा है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ब्रिज भैया से लेते हैं भैया अलविदा। एक और जल्दी से एक पॉडकास्ट प्लान करेंगे। तब तक के लिए भैया जय श्री राम। जय श्री राम।